गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आपने घन घनाभ पर आधारित पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा, पार्ट 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह से घन घनाभ पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए थे। 4 क्वेश्चन आपको बताए गए थे बच्चों। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 से उसी से ही पार्ट से मैं आगे ले चलूँगा। बच्चों, आपने घन घनाभ के सूत्रों को पढ़ा और उस पर कुछ न कुछ क्वेश्चन भी लगाए। आज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों, आज उस पर चलते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। देखिए, 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों, 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घन हैं, मतलब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 2 घन इस प्रकार से हैं। आप इसको चित्रों के द्वारा समझिए बच्चों कि अगर इस तरह से 8 सेंटीमीटर के 2 घन हैं बच्चों, जिसकी प्रत्येक भुजा बच्चों कितनी है, जिसकी प्रत्येक भुजा 8-8 सेंटीमीटर की है। ये 8-8 सेंटीमीटर भुजा के घन हैं, मतलब इसकी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर। ऐसे अगला भी घन 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इस तरह से। अब ये कह क्या रहा बच्चों, ये कह रहा है कि यदि इनके सिरों को आपस में मिला दिया जाए, मतलब इन दोनों को सटा दिया जाए, इस तरह से मिला दिया जाए। देखिए, इस मिलने के बाद ये जब दोनों मिलेंगे बच्चों तो इसकी आकृति क्या होगी। देखिए, आप इसको चित्र के द्वारा समझिए। आप देखिए, अगर ये दोनों घन एक दूसरे से मिलेंगे बच्चों तो एक घनाभ ही बनेगा। आप देखिए कैसे बनेगा। अगर चित्र आप समझ गए तो आधा सवाल तो तुरंत हल हो जाएगा बच्चों। देखिए, ये आपका, अब इसी के साथ दूसरे को सटाया जा रहा बच्चों। जब दूसरे को सटाओगे बच्चों, देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल उतने ही आकृति का है। ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, उतने ही आकृति का अगला घनाभ है, घन है, जो कि दोनों मिल करके क्या बनाएंगे बच्चों, एक घनाभ की ही रचना करेंगे। आप देख लीजिए इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से ये 2 घन सटा दिए गए और 2 घन सटने के बाद बच्चों अब आप देख सकते हैं एक घनाभ की आकृति का हो गया। परिवर्तन आप देख सकते हैं, चूँकि ये 8-8 सेंटीमीटर लंबाई का था, प्रत्येक भुजा 8-8 सेंटीमीटर की थी। अब अगर 8-8 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा थी बच्चों, तो जुड़ने के बाद देख लो क्या बढ़ेगा, साइज सबकी वही रहेगी, बस अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए 8-8 सेंटीमीटर ये लंबवत बिल्कुल लंबी रेखा बन जाती है, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों। इसकी चौड़ाई में देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी ऊंचाई भी वही रहेगी बच्चों। केवल और केवल आप देख सकते हैं परिवर्तन किस में हुआ है। बिल्कुल चित्रों के माध्यम से बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2 समान प्रकार के घन को आपस में मिला दिया जाएगा तो एक घनाभ अगर बनेगा बच्चों, तो घनाभ की लंबाई में परिवर्तन, अर्थात घन की लंबाई में परिवर्तन होगा बच्चों, जो घनाभ बनेगा। जैसे अगर इस घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8-8 सेंटीमीटर की थी, तो बच्चों अब अगर ये घनाभ बन गया तो मैं घनाभ की लंबाई की बात करूं, अगर घनाभ की लंबाई की बात करूं बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताओ आप। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बच्चों 8 ही रहेगा और 8 इधर जुड़ गया, क्योंकि जुड़ने के बाद अब एक घनाभ ही बन गया, तो घनाभ की लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी, 8 + 8 हो जाएगी। क्योंकि 8 यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का भी 8, कहने का मतलब एक घनाभ जो बन गया है उसकी लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात आती है कि चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई बच्चों वही रहेगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर 8 ही रहेगा। ऊंचाई बच्चों 8 ही रहेगी। तो यहाँ पर घनाभ के लिए बात करूँ मैं, इसकी चौड़ाई बच्चों 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, ध्यान देना बच्चों। और इसके बाद ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई भी बच्चों 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। परिवर्तन केवल किस में हुआ बच्चों, परिवर्तन केवल इसमें हुआ है, इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जब वो दोनों के पृष्ठ एक दूसरे से सटा दिए जा रहे हैं बच्चों, तो वो एक लंबाई उसकी बढ़ जा रही है, बाकी उसके किसी भी बीमा यानी चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिला दिया गया है। मिलाने पर जो हमको घनाभ प्राप्त हो रहा है उसका हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ निकालना है कि जो इसके संपूर्ण पृष्ठ उसका
क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको मालूम है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों किसके बराबर होता है? संपूर्ण पृष्ठ जो बच्चों होता है वो होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। आपको केवल इसी पे मान रख देना है। यल के स्थान पे बच्चों कितना रखना है? देखिए यल के स्थान पर आपको 16 ही रखना है, बी के स्थान पे बच्चों 8 रखना है, फिर बी के स्थान पे 8 और इसके स्थान पे 8 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और लंबाई बच्चों 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। अभी पहले तो उनको आप हल करोगे, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 अट्ठे 8 छः 48 हो जाएगा बच्चों। 8 के 8 4 12 128 हो गया और प्लस 8 64 हो गया और ये 128 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप अगर जोड़ोगे 8 4 12 12 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 8 20 के 0 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 2 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया और यहाँ पर बच्चों 1 हासिल 3। अब अगर आप इनका गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो ये देखिए 320 दुना कितना हो जाएगा? 640। यही इसका आ गया क्या? संपूर्ण पृष्ठ। प्यारे बच्चों अब आप देखिए ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन सी वाला, बिल्कुल यही सही ऑप्शन है बच्चों, यही आपका सही आंसर भी होगा। आपने देखा किस तरह का सवाल, बिल्कुल आसान सा। अगर आपने चित्र को समझ लिया, बिल्कुल सूत्र पे आधारित था, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेंसुरेशन टॉपिक है। इसमें आपको केवल और केवल चित्र समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बच्चों, सूत्र याद रहे तो उसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं बच्चों। स्क्रीन पे आपके 2 घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया बच्चों, उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए कितना दिया? 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? अनुपात कितना होगा? अनुपात आयतनों का दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठों का आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अनुपात का पूछ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि 2 घन अगर है, 2 घन है, यहाँ पर अगर उनके आयतनों का अनुपात देख लीजिए बच्चों अलग अलग दिया गया है, तो इसका मतलब उनकी बीमाएँ भी अलग अलग होंगी। कभी भी अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो सबसे पहला काम यही कि अगर इनके आयतनों का अनुपात दिया गया है या इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात दिया गया है बच्चों, तो आप सबसे पहला एक काम करिए कि उनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए। ऐसे सवालों में सबसे पहला काम यही कि आप क्या करिए कि इनके आयतनों, जैसे भी सवाल में आयतनों का अनुपात दिया गया है, तो आप सबसे पहले इनके भुजाओं का अनुपात निकालिए। इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आप देखिए चित्र के द्वारा समझिए, शायद आपको कॉन्सेप्ट और आसान लगे कि 2 घन हैं, 2 घन हैं इस तरह से। एक घन की प्रत्येक भुजा आप मान लीजिए ए, क्लियर? और दूसरा बच्चों घन, क्योंकि इसका आयतन बड़ा है तो उससे बड़ा ही होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से बच्चों घन है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, क्योंकि घन की बात है। ये ए अगर आपने इसका मान लिया है तो यहाँ पर इसको बी मानिए, इसको बी मानिए, ये भी इसकी भुजा बी हो जाएगी। अब आप समझिएगा बच्चों कि 2 घन हैं, इनके आयतनों का घन, आप नहीं बच्चों घन, उनके आयतनों का अनुपात दिया गया है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बच्चों ये बताओ कि इनका आयतन कितना आएगा, पहले का आयतन कितना आएगा और दूसरे का आयतन कितना आएगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एक घन का आयतन जो बच्चों होता है भुजा की घात 3 होता है। यानी अगर इनकी भुजा ए है तो ए की पावर 3 हो जाएगी बच्चों, उनका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पहले घन की बात करूं, इसके आयतन की बात करूं, इसका आयतन मैं V1 ले लेता हूं बच्चों, और इसके बाद आप देखिए इसका जो आयतन आएगा भुजा की घात 3 अर्थात ए की घात 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पहले के लिए है। जब इसने आयतन की चर्चा की है बच्चों पहले, तो आप पहले आयतन निकालो। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दूसरे के लिए आयतन कितना होगा बच्चों? दूसरे का अगर आयतन की बात करें V2 बराबर बच्चों वॉल्यूम कहते हैं, आयतन निकालोगे B³ हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि घन का जो आयतन होता है, आपको मालूम होना चाहिए घन का आयतन होता है बच्चों भुजा की घात कितनी होती है? 3 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि मैंने यहाँ पर जो भुजा की घात 3, ए की घात 3 कहाँ से लिखा है। वो बातें तभी आपको समझ में आएंगी जब आपको सूत्र याद होगा।
क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने बोला था कि अगर किसी के अनुपात दिया गया है, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात देता, चाहे वो आयतनों का अनुपात देता बच्चों, तो आपको सबसे पहले इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते। तो देखिए अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात निकाला कैसे जाए। यहाँ पर इनके आयतनों का अनुपात अगर दिया गया बच्चों, अर्थात V1/V2 का मान दिया गया है। V1/V2 का मान कितना दिया है? 27/64, ठीक है, इतना दिया गया है, 27/64 दिया है। V1/V2 मतलब क्या है? A³ B³। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A³ यहाँ पर हो जाएगा और B³ यहाँ हो जाएगा बच्चों, और ये 27 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब ये घन जब इधर जाएगा तो घनमूल निकालेगा, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इतना स्टेप में नहीं लगाना है, ये घन लिख सकते हैं इसको, 27 बटा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और जब ये इधर जाएगा तो ये घन इधर जाएगा, घनमूल लगाएगा, अर्थात A/B बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? इधर का घनमूल जब निकाला जाएगा 27/64 का बच्चों घनमूल कितना होगा? आप देख सकते हैं, 2 दूना 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल बच्चों कितना होगा? 4 होगा, अर्थात A/B भुजाओं का अनुपात बच्चों 3:4 आ चुका है, ठीक है। अब अगर भुजाओं का अनुपात 3:4 आ गया है बच्चों, तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि 3:4 या 3/4 जो आया है A/B अर्थात इनकी भुजाओं का अनुपात आया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट में पूछा क्या है। लास्ट में इसने संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए एक घन के संपूर्ण पृष्ठ, जैसे अभी इस पहले के लिए मैं बात करूँ, इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँ, यस से व्यक्त करता हूँ, इसका संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा बच्चों? 6a²। अगर आपको सूत्र याद हो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होता है? 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। दूसरे के लिए आ जाइए, अगर दूसरे का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों निकाल रहे हो, इसका S2, तो क्या होगा बच्चों? इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा बच्चों ये 6b² हो जाएगा। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, ये था आयतन और ये है इनके संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि इसका बेसिक जो सूत्र है बच्चों कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। अगर ये बातें याद हैं बच्चों, तो मैंने यहाँ जो S1 लिखा है, S1 मतलब पहले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, और ये कितने के बराबर? 6a² अर्थात भुजा के वर्ग के 6 गुणे के बराबर है। दूसरे की बात कर लूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा का वर्ग है बच्चों। अब अगर इसने ये पूछा कि इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने इनके संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिए हैं। संपूर्ण पृष्ठ पहले के लिए बच्चों क्या है? अभी मैं यहाँ S1/S2 निकालता हूँ। देखो संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना है बच्चों? 6a² / 6b²। क्लियर, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये आ जाएगा A/B और पूरे की घात बच्चों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर हमसे जो लास्ट में पूछा है संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चों, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात देख सकते हैं A/B अर्थात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। क्लियर। अब अगर आप देखिए तो आपने इनकी भुजाओं का अनुपात पहले निकाल चुके हैं। कितना आया था? A/B बराबर कितना आया था? 3/4 आया है बच्चों। तो यहाँ पर अब आप S1/S2 बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों? ये यहाँ पर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और पूरे की घात बच्चों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आया है। और ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। प्यारे बच्चों आप देखिए ये A अनुपात दोनों के क्षेत्रफलों के, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है बच्चों। यही आपसे क्वेश्चन किया गया था। अब चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसमें 9:4 है, क्योंकि ये 9/16 का मतलब बच्चों क्या है? यस, इनको अनुपात में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 9:16, अर्थात आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरह से ये सवाल एकदम आसानी के साथ लगाया गया। बस क्या है, आप सही स्टेप का आप पालन करिए, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन उसी तरह से लगाइए। लेकिन इसके बाद भी मैं बार बार एक ही बात कहूँगा बच्चों, अगर आपको सूत्र याद है, अगर आपने सूत्र पर कई सवाल लगा लिए हैं तो ये आसानी के साथ बात समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर 2 घनों की बात बोला था, 2 घन, घनाभ की बात नहीं बोल रहा, घन की बात बोल रहा है बच्चों। तो 2 घनों के आयतनों की बात किया और 2 घन उसी घनों के संपूर्ण पृष्ठों की बात किया। तो आपको घनों के आयतनों का सूत्र याद होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठों का सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप जाकर के अनुपात निकाल पाओगे। प्यारे बच्चों आइए आपको अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं।
बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y तथा z वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन v घन इकाई है, तब x गुणे y गुणे z का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में गलती क्या होगी बच्चों कि ये x, y, z जो दिया गया है, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे समझने में कि ये भुजा दिया गया है कि क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया। ध्यान से अगर सवाल को पढ़ोगे बच्चों तभी समझ में आएगा कि ये दिया क्या गया है। देखिए 3 आसन्न पृष्ठ, आसन्न का मतलब जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, जो एक दूसरे के पास सटे हुए हैं। पृष्ठ का मतलब उसके जो क्षेत्रफल, आप देखिए जिस कमरे में आप बैठे होंगे, आप देखिए 3 पृष्ठ होंगे, एक फर्श होगा, एक जो है आप देखिए चौड़ाई की ऊपर वाला जो दीवार होगी ये दीवार, और एक बगल वाली दीवार, ये आपका पृष्ठ। इस तरह से देखिए, इस तरह से एक घनाभ के लिए क्या बन, एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों की, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 पृष्ठ कौन पृष्ठों की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए चित्र के माध्यम से। पहला पृष्ठ ये देखिए आधार, जिस कमरे में बैठे होंगे वहाँ पर देखिए फर्श के रूप में या आधार के रूप में ज़मीन है। एक पृष्ठ ये हो गया। दूसरा पृष्ठ ये किनारे जो इधर दीवार लगा है, एक दीवार इधर बच्चों, और एक देखिए फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा ये दीवार। ये 3 संलग्न यानी एक दूसरे से सटे हुए आसन्न पृष्ठ हैं बच्चों। एक देखिए ये एक इससे सटा हुआ ये दीवार और इन सबसे सटा हुआ ये दीवार, 3 पृष्ठों की बात कर रहा है, अर्थात इनके क्षेत्रफलों की बात कर रहा है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया गया बच्चों, ये क्या दिया गया है, इनके जो आसन्न पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो पहला देखिए ये आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बच्चों, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ठीक है, और ये ऊंचाई होती है। अब अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहोगे तो आपको मालूम है कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एक बेसिक फार्मूला होता है। बाकी डिपेंड करता है कि वो आकृति कैसी है, लेकिन बेसिक फार्मूला क्षेत्रफल के लिए बच्चों कि 2 विमाओं का गुणनफल कर दीजिए, 2 विमाओं का 2 लंबाई हो, लंबाई गुणे लंबाई कर दीजिए तो भी उसका क्षेत्रफल आ जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए तब भी उसका क्षेत्रफल आ जाता है। चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए तब भी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। चाहे ऊंचाई गुणे ऊंचाई कर दोगे तो भी उसका क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों। 2 पृष्ठों को आपस में गुणा कर दीजिए, उनकी लंबाई चौड़ाई का, उनकी विमाओं का, तो वो आपका उनके क्षेत्रफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे पहले इसने बोला तो मैं x का मान निकालता हूँ बच्चों। x के लिए पहले आधार का क्षेत्रफल की बात करूँ तो आधार का क्षेत्रफल l गुणे b हो जाएगा। ये पहला क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। 3 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया गया बच्चों। अब y का मान क्या दिया गया, y का मान आप ध्यान दीजिए, तो आप अगर इस पृष्ठ को लोगे तो ये भी तो सटा हुआ है जो कि इसके सामने वाला पृष्ठ है। अगर इसको लोगे तो बच्चों देखिए ये y का मान हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पृष्ठ, ये देखिए ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, अर्थात b गुणे h हो जाएगा। ये हो गया इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक फ्रंट आगे की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, एक आगे की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये आगे वाला, या मैं यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पीछे की तरफ एक पृष्ठ दिखाई पड़ रहा होगा, पीछे की तरफ एक जो आगे के समान ही होता है। तो अगर देखिए लंबाई गुणे ऊंचाई कर दोगे बच्चों तो ये आगे वाला पृष्ठ होगा जो कि पृष्ठ, जो ये पीछे वाला पृष्ठ होगा जो कि आगे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है। ये देखिए ध्यान से, ये जो आगे वाला पृष्ठ, एकदम ध्यान से देखिए, आगे वाला पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पीछे वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप पीछे का क्षेत्रफल चाहे निकालो चाहे आगे का निकालो, दोनों बातें एक है। ये z बराबर दिया गया बच्चों, अर्थात यल गुणे यच या यच गुणे यल कर सकते हो। क्लियर है। सवाल ने ये दिया गया है, सवाल ने ये दिया है और इसको आपको समझना जरूरी है कि ये पृष्ठ जो तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है उसका मान किसके बराबर होगा अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया तो। क्लियर। अब इसने इस सवाल में चर्चा केवल किसका किया है, इसने आयतन का चर्चा किया है। और बच्चों एक बात जान लीजिए, अगर किसी भी घनाभ के आयतन की बात होती है बच्चों, आयतन को v से वॉल्यूम कहते हैं, v से व्यक्त करते हैं बच्चों। v बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये बात ध्यान में रखोगे तो ये शायद ये बातें आपको समझ में आ जाए कि जिसका मान पूछा जा रहा वो कैसे निकाला जाएगा। प्यारे बच्चों आपको x y z तीनों के मान मालूम हो गए। देखो x का मान, y का मान, z का मान। सवाल ने तीनों को गुणा करने के लिए कहा तो आप गुणा नहीं कर पाओगे क्या, आप बताओ, गुणा कर लोगे? बस इतना ध्यान में बात रखिएगा कि जब यल बी एच आएगा तो इसके स्थान पे आप v लिख सकते हो,
क्या लिख सकते हैं, वी क्या है बच्चों, आयतन है उस घनाभ का जिसकी भुजा मतलब लंबाई यल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई बच्चों क्या है, एच है। ये दिया गया है बच्चों, ये ध्यान में रखोगे तो शायद ये बातें समझ में आ जाए। अब सवाल ने जो बोला है वही कर दीजिए। उसने बोला कि x गुणे वाई गुणे जेड का मान क्या होगा बच्चों, आप तीनों का गुणा कर दीजिए। आप तीनों का जब गुणा करोगे बच्चों, देखो x गुणे वाई गुणे जेड हो जाएगा और इधर भी गुणा होगा बच्चों, यल का गुणा यल में होगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि 2 बार आया है, सब आपस में गुणा हो रहे हैं। फिर b का गुणा b में होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, h में होगा h स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे गुणा किया गया बच्चों, 2 बार, क्योंकि गुणा आपस में सब होंगे, गुणा करने पर सजातीय आधारों की घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि यल का गुणा यल में करोगे 1 घात 1 घात 2 घात हो जाएगा बच्चों। अब इनको मिला करके हम ऐसे लिख सकते हैं, यल बी एच लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, एल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि सबकी घातें 2 हैं। एक्स वाई जेड का मान बच्चों पूछा गया है, हमने गुणा क्यों किया था, क्योंकि इसी का मान पूछा गया था। अब एल बी एच का मान यहाँ पर देख सकते हैं कितना है बच्चों, इतना, सॉरी एक्स वाई जेड का मान, एल बी एच तो है ही है यहाँ पर बच्चों, आपको जिसका मान पूछ रहा है एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड यहाँ पर आ चुका है और एक्स वाई जेड के स्थान पर आप एल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। और आपको ये भी मालूम है कि एल बी एच को बच्चों हम किसका आयतन कहते हैं, उस घनाभ का आयतन कहते हैं। कहने का मतलब एल बी एच के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पूरे के स्थान पे वी हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया बच्चों, किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर के बराबर। अब चारों ऑप्शन में आप देखिए जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल यही सही ऑप्शन बच्चों, यही आपका सही है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों क्या होते हैं कि आपका बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जो कि परीक्षक जितने भी क्वेश्चन बच्चों उठाए जा रहे हैं अलग अलग टाइप के हैं। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चों। अगर इस तरह का क्वेश्चन घनाभ से कोई भी क्वेश्चन आया बच्चों, जितने भी टाइप बताए गए हैं 100% उनमें से एक ना एक टाइप जरूर फंसेगा। आप ये ध्यान देंगे कि आपका, मैंने फिर बोला था, कई बार बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सूत्र और कॉन्सेप्ट और चित्र याद रहे। अगर ये तीनों बातें आपको क्लियर है बच्चों, सवाल कोई भी होगा आप लगा लोगे। बिल्कुल आसान सा सवाल था कि तीनों आसन्न पृष्ठ, आसन्न का मतलब भी जानना चाहिए, क्योंकि गणित में जिन शब्दों का प्रयोग करता, यदि आपको वो शब्द का मतलब नहीं मालूम बच्चों तो आप गणित नहीं पढ़ पाओगे सही से, केवल रट सकोगे और वो भी 1 से 2 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी। गणित में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो शब्द का अर्थ मतलब समझना चाहिए। अगर अर्थ मालूम है तो आप जो है आसानी के साथ मैथ को पढ़ पाओगे और वो हमेशा के लिए आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बना भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये आसन्न पृष्ठ बोल दिया, आपको मालूम है आसन्न मतलब एक दूसरे से सटा हुआ पृष्ठ, और एक्स वाई जेड दिया गया था, ये इनके पृष्ठ के क्षेत्रफल, मात्रक से क्लियर हो गया बच्चों, वर्ग इकाई दे दिया, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था। और क्षेत्रफल में क्या है, आपका वर्ग इकाई मात्रक होता है। फिर इसने आयतन भी दे दिया। अब आपको जो क्वेश्चन कर रहा था एक्स वाई जेड यानी तीनों पृष्ठों का, जो तीनों फलक थे उनके गुणनफलों का मान पूछ रहा था बच्चों। और जब आपने इन तीनों पृष्ठों का मान निकाला अलग अलग, इनमें चित्र के द्वारा आपको समझा दिया कि 3 पृष्ठ जो संलग्न है, क्योंकि अगर आप देखिए ये एक समसठ फलक होता है बच्चों, 6 पृष्ठ होते हैं इसमें, और 6 पृष्ठों में से आप कह सकते हो कि 3 पृष्ठ ऐसे होते हैं अलग अलग होते हैं और 3 उन्हीं के बराबर होते हैं, मतलब 3 जोड़े पृष्ठ होते हैं बच्चों, 3 दूना 6। जो आगे का क्षेत्रफल होगा वही पीछे की दीवारों का क्षेत्रफल होगा, जो किनारे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा इस किनारे का होगा, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा, यदि आपका मिस्त्री आपका घर अच्छा बनाया है, बराबर नाप करके बनाया है, नहीं तो फर्श का आकार दूसरा और छत का आकार दूसरा कर दे बच्चों। अगर एक घनाभ की आकृति का बनाया है तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एक घनाभ की कल्पना इस तरह से करते हम एक्स वाई जेड का मान निकाल लिए बच्चों। एक्स वाई जेड का जब मान आ गया बच्चों तो एक्स गुणे वाई जेड की गुणा करने की बात बोला था, हमने गुणा भी कर लिया, एल बी एच आ गया था। एल बी एच क्या था बच्चों, ये इस घनाभ का आयतन, इसीलिए हमने एल बी एच के स्थान पे वी रखा तो ये वी स्क्वायर हो गया। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मिलता जुलता जो क्वेश्चन है ये एकदम सेम वही है, केवल शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है। हमने बोला था शब्द आपको अर्थ मतलब आने चाहिए, और जब वो आते रहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पूरी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट, जैसे अगला सवाल जो मैं लिखा हूँ, अगर चित्र समझ में आ गया बच्चों,
अभी तो इसमें कुछ शब्द का प्रयोग किया है जो लग रहा है कि कठिन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अगर आपने इस सवाल को समझ लिया है तो ये सवाल आसानी के साथ लगा लोगे प्यारे बच्चों। हम आइए 7वें क्वेश्चन को मिटाते हैं और 8वें क्वेश्चन को लगाते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है इसमें, कह क्या रहा है। बिल्कुल अगर आपने इसको समझा है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ें बोला है। इससे एक ही बात निकल करके जो आई है ट्रिक, आपको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने एक सूत्र का डेरिवेशन किया है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, इससे आपने एक सूत्र का डेरिवेशन, एक ट्रिक बनाया। क्या ट्रिक बनाया कि बच्चों अगर एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का गुणनफल की बात आयतन के संबंध से पूछता है वो, तो इनके 3 पृष्ठ, आसन्न पृष्ठों का जो गुणनफल होता है बच्चों, उनके आयतन के स्क्वायर के बराबर होता है, आयतन के वर्ग के बराबर होता है। इतनी बातें अगर आपको ये समझ में आ गया तो बिल्कुल बच्चों यही आपको अगले में करना भी है। आपने क्या निकाला, इससे पहले वाले यही तो निकाला था कि आपने x बराबर निकाला था, यल बी आया था, y बराबर निकाला था, बी एच आया था, z बराबर निकाला था, एच यल आया था बच्चों। और जब आपने गुणा किया कितना आ गया, एक्स वाई जेड बराबर बच्चों कितना था, एक्स वाई जेड बराबर यल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, अर्थात ये एल बी एच का क्या आया था बच्चों, होल स्क्वायर आया था, अर्थात ये हो गया था वी स्क्वायर। आपने इस सूत्र का डेरिवेशन ही किया। एक्स वाई जेड क्या थे, अब बताइए एक्स वाई जेड क्या थे, 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल थे। अब इनका गुणा किया गया तो आयतन के वर्ग के बराबर आ रहा। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अगले सवाल पे लगाना प्यारे बच्चों। ये देखिए एक आयताकार समांतर षटफलक, तो बच्चों जो घनाभ होता है वो समांतर षटफलक होगा। षटफलक मतलब ऐसा कुछ मत समझिए कि षटफलक मतलब पहाड़ नहीं, षटफलक मतलब जिसमें 6 फलक हैं। अब आप बताइए 6 फलक किस में मिलेगा, आपको घन मिलेगा, घनाभ में मिलेगा। अब उसका मतलब यही है कि जो 6 फलकों से घिरी आकृति होगी बच्चों, वो षटफलक होगा। अब समांतर षटफलक कह दिया, इसका मतलब आमने सामने के पृष्ठ आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब इसने घनाभ नहीं बोला बच्चों, देख रहे हो, घनाभ नहीं बोला, यहाँ पर एक आयताकार समांतर षटफलक बोल दिया। तो इस पूरे इतने का केवल एक ही मतलब है बच्चों, क्या बताओ, इस पूरे का मतलब है क्या, घनाभ। कि आपसे घनाभ के बारे में ये चर्चा करना चाह रहा है। और क्या बोला, 3 निकटवर्ती फलकों, अब उसमें आसन्न बोला था, इसमें निकटवर्ती बोल दिया। तो मतलब तो वही है कि क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए बच्चों, कितना दिए गए हैं, 12 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर। तदनुसार उस समांतर षटफलक का आयतन क्या हुआ बच्चों। आपने इससे पहले बिल्कुल सूत्र का डेरिवेशन किया, सूत्र को आपने समझा है। मुझे लगता है इसको आप एकदम ट्रिक के माध्यम से इसको समझ भी सकते हो कि बच्चों कभी भी एक घनाभ के लिए अगर कभी भी चर्चा करता है, इसके आसन्न फलकों का गुणनफल उसके आयतन के वर्ग के बराबर है, ये ट्रिक समझ सकते हो बच्चों। कभी भी क्वेश्चन करता है घनाभ के लिए तो ये दिमाग में बात रखिएगा कि 3 आसन्न पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो उसके आयतन के वर्ग के बराबर होता है। अब बिल्कुल आपको यही करना है। यहाँ पर क्या बोला है, उस समांतर षटफलक का आयतन कितना होगा, आपको घन मीटर में ये 4 ऑप्शन दिए गए पहले बच्चों। तो आपने आसन्न पृष्ठों और आयतन में संबंध का सूत्र रटा है, आप इसको लगा सकते हो बच्चों। मैं यहाँ पर v का मान निकालता हूँ, v बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखना चाहूँ बच्चों, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि v स्क्वायर बराबर बच्चों एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ। क्लियर, बिल्कुल वही चीज़ लिखा हमने, बस बाएं पक्ष दाहिने पक्ष, दाहिना पक्ष बाएं पक्ष में। v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि वर्ग दूसरे पक्ष में जब जाता है तो वर्गमूल का चिन्ह लेके आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणे वाई गुणे जेड हो जाएगा। क्लियर, अब आप क्या करोगे बच्चों, x के स्थान पे x का मान, क्योंकि 3x मतलब पहला आसन्न वाली जो भुजा थी, जो पहला पृष्ठ था वो, जो कि किसके बराबर, पृष्ठ का क्षेत्रफल 12, और y का मतलब दूसरा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि 15 दिया गया है। और इसके बाद बच्चों z का मतलब क्या, जो तीसरा फलक है उसका क्षेत्रफल दिया गया। अब तीनों का आप गुणनफल कर लो। पहला कितना है बच्चों, 12 है, फिर कितना है 15 है, फिर कितना बच्चों 20 है। अब आप अगर गुणा करोगे बच्चों तो आप देखिए 12 15 180 होता है, 180 दूना बच्चों 360 होगा, अर्थात 3600 आ जाएगा। आप गुणा करिएगा 3600 आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों 3600 का वर्गमूल निकालोगे बच्चों, 600 के 36 हो जाएगा, नहीं 60 गुणे 60, अर्थात इसका वर्गमूल बच्चों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही इसका घन मीटर कह सकते हो बच्चों, ये घन मीटर, यही इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल।
आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला यदि समझा बच्चों, तो आप जो है इसको तेज़ी के साथ ये चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन मैंने लिखा है। अगर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा बच्चों, मैं बता रहा हूँ इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 60 घन मीटर आएगा, जो कि यही इसके लिए सही होगा। और आप इस सूत्र को ज़रूर नोट कर लीजिए बच्चों, इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको बातें ये समझ में भी आ गई बच्चों, आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसको आप फिर से एक बार रिमाइंड करके ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई पूरी तरह से इस तरह से बाधित है कि आप पुराने सूत्र जितने भी हैं, जितने भी पुराने सूत्र हैं वो सब भूल चुके हो बच्चों। आप थोड़ा सा एक बार सूत्र को रिवाइज़ कर लीजिए और इसके बाद आपका 2 से 3 दिन बाद ये वीडियो भी आपको मिल रहा है। कारण है थोड़ा सा मौसम की ख़राबी के कारण बच्चों हम आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन अब लगातार वीडियो फिर जारी रहेगा बच्चों। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जितने सूत्र आपको इससे पहले वाले वीडियो तक बताए गए उसको एक बार रिवाइज़ करके इन सवालों को लगाइए। मैं 100% कह सकता हूँ बच्चों वो बातें आपको पूरी तरह समझ में आएंगी, सूत्र भी समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोने से 4 बराबर वर्ग काटे गए बच्चों, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया, बच्चा संदूक बनाया गया समझिए। इस डिब्बे की धारिता अर्थात आयतन कितना होगा बच्चों? इसको आइए चित्र के द्वारा समझते हैं, और ये भी एक कागज़ से ही लेकर के समझते हैं बच्चों। ये देखिए, ये एक आयताकार कागज़ है बच्चों, और यहाँ पर इसने एक लोहे का चादर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही आयताकार होगा। अब इसकी लंबाई बच्चों जो दी गई है, अगर आप ध्यान दीजिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है। इसकी लंबाई बच्चों दी गई है 48 सेंटीमीटर। इस चादर की जो लंबाई दी गई 48 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा ये 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई बच्चों कितनी दी गई है? 36 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसी को बच्चों चारों तरफ इसके देखिए बिल्कुल ऐसे ही, इसके चारों तरफ आप देखिए ऐसे वर्गाकार चारों तरफ वर्गाकार ऐसे ही चादर को काट दिया जाता है बच्चों। ठीक है, वर्गाकार काटा गया, जो कि लंबाई चौड़ाई यहाँ पर थोड़ा सा वर्ग के रूप में ये जानिए, चारों तरफ ऐसे काट करके देखिए बच्चों, हम यहाँ पर चारों तरफ काट करके निकाल रहे हैं। और फिर इसी को मोड़ करके एक घनाभ बनाएंगे बच्चों। ये देखिए, ये इधर हमने काट दिया। ठीक है, थोड़ा सा चूँकि बिना नाप के काटा जा रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखेंगे। वर्ग का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर एक आप समझिएगा, ये इस तरह से काट करके आप चित्र को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब इस तरह से इधर देखो काट दिया गया है वर्ग के रूप में। थोड़ा सा मैं इसको मोड़ भी देता हूँ, जिससे आपको लगे कि वर्गाकार ही काटा गया है, और चाहे तो मोड़ सकते हैं बच्चों ऐसे ही। इसको इस तरह से करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए वर्ग के रूप में इधर काटा गया, इधर भी बच्चों काट देते हैं। ये नाप करके इधर भी काटेंगे प्यारे बच्चों। ये चादर है, अब इसी को मोड़ करके हम लोग एक खुला संदूक बनाएंगे, खुला डिब्बा बनाएंगे बच्चों। ये देखिए इस तरह से इधर भी बच्चों निकाला गया। अब आप देखिए इधर भी ये इस तरह से काट करके निकाल दिया जा रहा बच्चों। थोड़ा सा और भी मैं मोड़ देता हूँ, इधर काट के निकाल देता हूँ बच्चों, जिससे आपको लगे कि वर्ग ही है। वर्ग के रूप में इधर भी काट करके निकाला जा रहा है बच्चों। ठीक है, ये अब ऐसे चारों तरफ वर्ग काट करके बच्चों निकाल लिया गया। क्लियर? अब इसी को मोड़ना है, देखो कैसे मोड़ा जाता है। ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ बच्चों मोड़ सकते हो आप। ये इधर मोड़ दिया गया, एक खुला संदूक, एक खुला डिब्बा बनाते बच्चों इधर। ठीक है, इधर भी मोड़ देते हैं बिल्कुल ऐसे बच्चों। ये देखिए यहाँ पे फट गया है, लेकिन आप समझिएगा इस तरह से इधर भी मोड़ेंगे। ये इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं एक घनाभ के आकृति का हो गया है। ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक घनाभ के आकृति का है बच्चों, देख रहे हैं। अब एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि इस घनाभ की जो देख लीजिए इस तरह से दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल घनाभ की आकृति का है प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि 8 सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रत्येक भुजा वर्ग काटी जा रही, यही उसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, यही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। समझ पा रहे हो, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लंबाई 8 देख लो, इधर कट रहा है, लंबाई में कितनी कमी आएगी, 8 इधर कट के निकल गया, 8 इधर कट के निकल गया, 8 इधर कट गया, अर्थात 16 सेंटीमीटर लंबाई में कमी हो जाएगी। चौड़ाई में बिल्कुल ऐसे ही कमी होगी बच्चों, 8 इधर कट गया, 8 इधर कट गया, 16 चौड़ाई में कमी हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई कितनी होगी ये समझने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि अभी तक ये एक आयताकार कागज़ था, या कह सकते हो आयताकार लोहे की सीट थी। जब ये काट करके मोड़ करके एक घनाभ की आकृति को दे दिया गया बच्चों, तो इसकी ऊंचाई कितने के बराबर आई, इसकी ऊंचाई बच्चों जितना घन काटा जा रहा है, जितने आकार का घन काटा जा रहा है, प्रत्येक भुजा जितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर की, उसकी ऊंचाई वही 8 सेंटीमीटर बन जाएगी बच्चों। ये देखिए इस तरह से आपका एक खुला संदूक बन जाता है बच्चों। इसकी ऊंचाई जो बच्चों कितनी हो जाती है, एक 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है कि मैं यहाँ चित्र के द्वारा समझाता हूँ बच्चों, लेकिन आप समझिएगा कि जैसे ये पहले ये प्रारंभिक इसकी लंबाई चौड़ाई है ऐसे, ठीक है, ये दी गई 48 सेंटीमीटर बच्चों, क्लियर। ये कितनी दी गई, 36 सेंटीमीटर दी गई है। समझने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर अगर ये 48 सेंटीमीटर है और ये 36 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ से 8-8 सेंटीमीटर काट लिया जाएगा, इधर से वर्ग काट लिया गया, 8 सेंटीमीटर का वर्ग यहाँ से काटा गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर का वर्ग यहाँ से काट दिया गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर इस किनारे से काट दिया गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इस किनारे से काट दिया गया बच्चों। जब ये काट के निकाल दिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए लंबा इतना कट गया, इतना कट गया, ये भी इतना कट गया, ये इतना कट गया, यहाँ पर भी इतना कट गया। अब आप देखिए यही मोड़ा गया था, यही मोड़ा गया था, तो इसकी ऊंचाई ये जो बनी थी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई बनी थी। लेकिन लंबाई की बात करूं बच्चों, लंबाई पहले यहाँ से यहाँ तक की थी लंबाई, अर्थात इधर कितना कटा, 8 कट गया, इधर भी 8 कट गया। अब लंबाई में कमी कितनी हो गई, लंबाई में 8 इधर निकला, 8 इधर निकला, 16, अर्थात कितना आ जाएगा, 48 में से आप 16 घटाओगे बच्चों। अब इसकी लंबाई जो हो जाएगी 16 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, आप देखिए 32 आ जाएगा। यानी इसकी लंबाई जो हो गई, जब मोड़ोगे बच्चों, जो हमने अभी मोड़ा था उसकी लंबाई कितनी बन रही है, यल बराबर कह सकते हो उस घनाभ का, यल बराबर जो आ जाएगा वो 32 आ जाएगा, क्लियर। और चौड़ाई बच्चों, पहले चौड़ाई देखिए बिना कटे, अगर जब ऐसे बनाया गया था बच्चों, यही अगर ध्यान दीजिए आप, पहले ऐसे बनाया गया था, यहाँ पर ये चौड़ाई पूरी इतनी थी 36, लेकिन जब ये काट के निकाल दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, जब ये काट के निकाल दिया 16 घट जाएगा 36 में से, और जब बच्चों 8 इधर कटा, 8 इधर कटा, यानी 16 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, आप देखिए 20 आ जाएगा। यानी इसकी जो लंबाई अब हो जा रही, चौड़ाई हो जा रही, वो 20 सेंटीमीटर हो जा रही है, क्लियर है। लंबाई इसकी 48 थी पहले, 8 इधर कटा, 8 इधर कटा, 16 कमी हो गई, यानी 16 जब कम हुआ 48 में से 32 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई बच्चों, जो मोड़ा, जिस आकार को मोड़ा जा रहा है उस आकार को मोड़ने के बाद वही ऊंचाई हो जा रही, जो वर्ग काटा गया था, जितने आकार का वर्ग बनाया जा रहा है बच्चों, मोड़ने के बाद वही उस घनाभ खुले संदूक का या खुले डिब्बे का बच्चों ऊंचाई हो जाएगा। अर्थात मैं यहाँ पर बी की बात करूँ तो ये 20 आ गया घटाने के बाद, और एच की बात करूँ बच्चों तो वो आपका जितने सेंटीमीटर का वर्ग काटा जा रहा है वही मोड़ा जाएगा बच्चों, और वही बन जाएगा उसकी ऊंचाई, क्लियर है। ये ध्यान, अगर ये बातें बच्चों आपको समझ में आ गई हैं तो आप आसानी के साथ, इसने खुले डिब्बे का आयतन पूछा है, तो खुले डिब्बे का आयतन हो या बंद डिब्बे का आयतन बच्चों बिल्कुल वही आएगा जो एक धारिता पूछा है। आयतन मतलब धारिता ही यहाँ पे है। आपको मालूम है, एक जब इसको मोड़ करके बच्चों बनाओगे, ऐसे फोल्ड करके ऐसे बनाओगे, ये उठेगा, ये उठेगा, इधर उठेगा उठ करके बच्चों एक घनाभ की आकृति होगा, खुले घनाभ की आकृति होगा। अब इस तरह से इसका आयतन की बात कर लो बच्चों, तो V बराबर यल गुणे बी गुणे एच हो जाएगा। यल के स्थान पे बच्चों 32 कहाँ से आया, आपको समझ में आ रहा है 32 कहाँ से आया, 48 था, 8 इधर कटा, 8 इधर कटा। इसको मैं एक अलग देखो यहाँ मोड़ दिया हूँ, यहाँ पर मैं पूरी तरह से इसे बता देता हूँ कि बच्चों ये पहले 48 था, ठीक है, 48 था, और ये चौड़ाई कितनी थी, 36 सेंटीमीटर थी बच्चों। जब यहाँ से इसमें काटा जा रहा है जब यहाँ पर ये काटा जाता है बच्चों, तो जितना जितना सेंटीमीटर काट रहा है, 8-8 सेंटीमीटर काट रहा है, 8-8 सेंटीमीटर, तो 8-8 सेंटीमीटर कमी हुई। कमी होने के बाद ये आकृति बन गई। यानी लंबाई में 16 की कमी होगी, चौड़ाई में भी 16 की कमी होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, वही जितना
आकार का वर्ग काटा जा रहा है बच्चों, वही मोड़ने के बाद वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर। अब आप मान रखो 32 गुणे 20 गुणे कितना हो जाएगा 8। क्लियर। 32 दूना 64 हो जाएगा बच्चों, और गुणे 8 ये 640 कर दो इसको, और गुणे 8 8 शून्य शून्य 8 चौका 32 8 छक 48 और 3 51, अर्थात आ गया 5120 क्या बच्चों घन सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, उस खुले हुए डिब्बे का आयतन हो गया जो आयताकार लोहे की चादर से काट करके बनाया जाता है बच्चों। बिल्कुल, अगर आपको चित्र समझ में आ गया बच्चों तो आपको आयतन का सूत्र मालूम है, उसी आयतन के सूत्र पे रख करके आप आसानी के साथ उस खुले डिब्बे का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर बच्चों। बिल्कुल आप आसानी के साथ ऐसे सवाल बच्चों, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ोगे लगाओगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि स्क्रीन पर लिखा है। यार बच्चों बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। यदि आपको सवाल इससे पहले एक सवाल आपको बताया भी गया था इस पर, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये सवाल कहीं ना कहीं वो चाहे अब जैसे आपने ईंट वाला सवाल लगाया था कि दीवार बनानी थी, तो आपने पूरे पहले पता कि एक दीवार का आयतन कितना है, कितने दीवार में ईंट लगेंगे। अब दीवार के क्षेत्रफल के अनुसार बच्चों, दीवार के क्षेत्रफल के अनुसार आपने ईंटों की संख्या बताई थी, या कह सकते हो जो दीवार का आयतन था प्यारे बच्चों, जो दीवार का आयतन था उसी आयतन के अनुसार आपने ये बता दिया था एक ईंट के आयतन निकालने के बाद कि कितने उस दीवार में ईंटें लगेंगी। प्यारे बच्चों वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि एक 18 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार ठोस है, मतलब एक घन है, समझ लीजिए इसको, लोहे को ही समझ लीजिए, चाहे प्लास्टिक समझ लीजिए, चाहे जो समझिए बच्चों, इसी को पिघला करके छोटे छोटे घनों में बदला जाता है, इसी को पिघला करके छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाता है प्यारे बच्चों। ये देखिए, ठीक है। अब इसी को पिघला दिया गया, इसी को पिघला दिया गया है, और पिघलाने के बाद जो इससे पिघलने के बाद बच्चों इससे जो है कई छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, इतने छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो कई घन बनेंगे प्यारे बच्चों समान आकार के, वो कितने घन बनेंगे, ये ठोस कितने घन बनेंगे। ऐसे ही कई घन बनाए जा रहे हैं बच्चों इसी को पिघला करके। बिल्कुल आप समझ सकते हो कि इसी को पिघलाया गया है, लिक्विड फॉर्म में हो गया है, द्रव के रूप में हो गया, अब उसी को छोटे छोटे साँचों में ढाल दिया गया है। अब ये पूछ रहा है समान आकार के कितने घनाकार ठोस बनेंगे, समान आकार के कितने घनाकार ठोस बनेंगे। प्यारे बच्चों एक बात तो क्लियर है कि इससे चाहे जितने भी ठोस छोटे छोटे ठोस घन बनेंगे बच्चों, उनका जो आयतन होगा वो इस बड़े ठोस के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि बच्चों उसी को पिघलाया गया है, पिघला करके फिर छोटे छोटे घनों में बना दिया गया है। तो कहने का मतलब चाहे जितने ठोस बनेंगे बच्चों, जितने भी छोटे छोटे घन बनेंगे, अगर सबको आप जोड़ दोगे सबके आयतन को, तो सभी के जो आयतन होंगे और बनेंगे बच्चों, और बन जाएंगे, ये बड़े घन के आयतन के बराबर आएगा। क्लियर है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि यदि आपको ये पता करना है कि इससे कितने घन बनेंगे बच्चों, तो उसमें क्या करिए, आप पूरे घन के आयतन में एक घन के आयतन से भाग कर दीजिए, सीधा सूत्र है। अगर आपको ये पता करना है कि छोटे घनों की संख्या कितनी बनेगी इसमें, तो छोटे घनों की संख्या बच्चों क्या करना है, घनों की संख्या बराबर निकालनी है बच्चों। इसके लिए बड़े घन के आयतन में, बड़े घन के आयतन में बच्चों आप एक छोटे घन के आयतन से क्या करिए, एक छोटे घन के आयतन से क्या करिए, भाग कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा बच्चों, कुछ करना ही नहीं। ये सूत्र उसी से बना है। छोटे घनों की संख्या कितने छोटे छोटे घन बनेंगे बच्चों, पूरे घन के आयतन में एक छोटे घन के आयतन से क्या करिए, भाग कर दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे बड़े घन का आयतन बच्चों, चूँकि घन है, भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 18 इसकी भुजा है, अगर इसकी प्रत्येक भुजा 18 है बच्चों, 18 सेंटीमीटर लंबा, 18 सेंटीमीटर चौड़ा, तो बच्चों इसका आयतन 18 का घन हो जाएगा, 18 घात 3 हो जाएगा बच्चों।
और इसकी प्रत्येक भुजा 6 है। आपको बताया गया छोटे छोटे घन जो बनाए जा रहे हैं बच्चों, ठोस छोटे छोटे ठोस बनाए जा रहे हैं, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करिए, इसका आयतन निकाल लीजिए। सब बराबर ही है क्योंकि यहाँ पर आकृति थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया, लेकिन सब बराबर आकृति के होंगे बच्चों। यहाँ पर क्या करोगे, 6 की घात 3 से भाग कर दोगे बच्चों। अब करिए क्या, इसको आप ऐसे लिख लो। अच्छा तरीका यही है कि 18 गुणे 18 गुणे 18, घात 3 का मतलब बच्चों क्या होता है? उसी का 3 बार गुणा किया गया है, गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब आप भाग करोगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा बच्चों। ये 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब आप जब गुणा करोगे बच्चों, 3 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 गुणे 3 करोगे बच्चों, गुणे 3 करोगे तो ये 27। कहने का मतलब इसको पिघला करके जो छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, उन घनों की संख्या 27 होगी प्यारे बच्चों। उन घनों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। क्लियर है? आशा करूँगा बात आपको पूरी तरह समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट बच्चों यही इसका है कि जो इसको पिघलाकर, बड़े घन को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे, उन घनों का आयतन बड़े घनों के आयतन के बराबर आएगा। ठीक है? और सूत्र पे आ जाओ तो छोटे घनों की संख्या कितनी बन रही, छोटे घन कितने बनेंगे, उसके लिए बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से, एक छोटे घन के आयतन से भाग कर दीजिए तो पता लग जाएगा प्यारे बच्चों कितने घन मिलेंगे, कितने घन बनेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने लगभग घन घनाप पे आधारित जितने भी टाइप क्वेश्चन थे उसको मैंने मिश्रित करके भी बता दिया आपको, अलग अलग टाइप करके भी बताया था। जहाँ पे जिसकी आवश्यकता थी हमने बता दिया बच्चों। घन घनाप पे आधारित जितने भी टाइप थे बताने के बाद बच्चों, मैं अगला टॉपिक ले चलूँगा जो कि बेलन पे आधारित होंगे। प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यानपूर्वक आप अपने नोट में नोट करिए और साथ में इसको रिवीजन भी करिए प्यारे बच्चों, जो कि परीक्षा दृष्टि इसमें लगभग सभी टाइप के सवाल आपको बता दिए गए हैं बच्चों। और आगे जो आपका अगला वीडियो आएगा बच्चों, वो आपका बेलन पर आधारित होगा। प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक मेंसुरेशन टॉपिक है, इसको सूत्र को जितनी बार आप हो सके उतनी बार रटिए, उस पर सवाल लगाइए, वो आपको आसानी के साथ आएगा। बस ध्यान रहे कि इसका रिवीजन आपका लगातार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।